my first YouTube video, and yeah, it's an educational channel, and myself is Yash, and I'm going to teach you physics of grade 10, of course the whole science. Me and my friend, he'll also going to be teach you social science and mathematics. So we are going to start with our very first chapter of physics, that is light. Let me introduce me about myself to you. So this channel is going to teach you about physics, mathematics, English, and social studies. So this हिंदी एंड इंग्लिश बोथ combined languages, मैं दोनों लैंग्वेज में भी बात करूँगा. तो ऑफ कोर्स हम स्टार्ट करते हैं यार, ज़्यादा देरी के बिना. तो हमारा पहला चैप्टर है लाइट. तो स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं व्हाट इज़ लाइट. हम सबको पता है लाइट 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 लाइट, सब लाइट बोल रहे हैं, बट लाइट होता क्या है असल में. हाँ, लाइट होता क्या है. तो लाइट जैसे कि आपके सामने लाइक तुम्हारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक पेन है यार. तो पेन को आप देख कैसे पाते हो. जब उस पर आप घर का अपना लाइट चालू कर देते हो, तो जब वो लाइट रेज उसके ऊपर फॉल करती है और वो रिफ्लेक्ट करती है ऑब्जेक्ट को, वो रिफ्लेक्ट करके आप अपने ऊपर गिरती है, तो इट रीचेस अवर नेक्ड आइज. जब वो रीच करती है उसका रिफ्लेक्शन हम देख पाते हैं. तो दैट इज व्हाट इज लाइट. लाइट रिफ्लेक्ट्स एन ऑब्जेक्ट विच मेक्स इट विजिबल फॉर अस. तो लाइट में भी दो चीज़ होती है, वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन हम बाद में करेंगे डिस्कस, तो पहले शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के साथ. तो रिफ्लेक्शन होता क्या है यार, रिफ्लेक्शन होता क्या है. रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, समझा नहीं. ओके. तो जैसे कि एक बॉल है, बॉल. अच्छा, बॉल को दीवार पे मारोगे, क्या होगा, दीवार में चले जाएगी बॉल, नहीं राइट, वापस आएगी. वापस आएगी ना. तो जैसे तुम बॉल को दीवार की तरफ फेंक रहे हो, वो वापस आएगी. तो उसी तरह जब लाइट अपने रेज किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी वॉल के तरफ डालती है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होती है, बाउंस बैक होती है. तो रिफ्लेक्शन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. ओके, दैट्स इट. रिफ्लेक्शन में और कुछ ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं 10th में कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, न्यूमेरिकल्स आते हैं राइट. सो दैट्स इट अबाउट रिफ्लेक्शन. तो इसके दो लॉज है विच वी विल बी स्टडिंग नाउ. तो दो लॉज आपको पता होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किसको क्या पता, पता है नहीं राइट. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस राइट, बॉल आपको फेक जैसे कि रिफ्लेक्शन होने के लिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट चाहिए राइट. जब तक आप लाइट के रेज नहीं डालोगे वो रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी ना. जैसे कि जब तक आप बॉल नहीं फेंकोगे वापस तो नहीं आएगी ना बॉल. तो वैसे ही लाइट रेज जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी नहीं तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी. हाँ, तो जब वो लाइट रे जो पड़ती है ऑब्जेक्ट पे, द लाइट रे विच एंटर्स लाइक विच रिफ्लेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, दैट रे लाइट रेज नोन एज इंसिडेंट रे. ठीक है. जो इंसिडेंट रे यहाँ पे दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है ना, वन सेकंड लेट मी पॉइंट. हाँ, जो जो लाइट रे है ना, ये आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, ऑब्जेक्ट को टच करी, वापस जा रही है वापस जा रही है वापस जा रही है, जैसे कि बाउंस बैक होती है. तो ये आई, चली गई. यहाँ पे इसने एक एंगल बना दिया. ये नॉर्मल में बताता हूँ, ये है एंगल. तो ये एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो हमेशा इट्स प्रूव्ड लॉ दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज व्हाट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. जो लाइट रे गई थी वो वापस भी तो आएगी ना. जो वापस आने वाली राइट रे है, उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं. ठीक है. और ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल नॉर्मल कुछ नहीं है भाई, एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट व्यू. मतलब जैसे कि ऑब्लिकली नहीं होती है, वो बस स्ट्रेट होती है. इसका हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बस. तो इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे. फर्स्ट लॉ खत्म. सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन. अब ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है. तो जैसे कि सब लाइट रेज यहाँ पे दिख रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सब ये एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं, एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे हैं. तो इसका ये मतलब है कि एक पॉइंट से तीन लाइट रेज निकल रहे हैं, एक पॉइंट से तीन लाइट रेज निकल रहे हैं. अच्छा, ग्रेट, अमेजिंग. हो गया अपने दो लॉस खत्म. 10% ऑफ द चैप्टर कवर हो चुका है. चलो आगे बढ़ते हैं. तो भाई अब इमेजेस भी होते हैं दो टाइप के. ठीक है. और एक पहला होता है रियल इमेज, दूसरा होता है वर्चुअल इमेज. रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, आपके सामने कुछ पेन होगा, इरेजर होगा, शार्पनर होगा, वो रियल है. आप उसको फील कर सकते हो, हाथ में उठाओ, फील हो रहा है. उसे देख सकते हो, उसमें लाइट रेस पड़ रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, आइस को टच कर रही है, देख सक रहे हो. तो होता क्या है, लाइट रेस वो रियल है राइट. तो रियल है, आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर रहे हो, तो क्या है, रियल इमेज है. तो वर्चुअल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज हमने ही बनाई है, जो कि बिहाइंड द मिरर होती है.
जैसे कि आप मॉर्निंग मॉर्निंग अपने आप को आईने में देखते हो, राइट। आईने में तो आपका जुड़ा हुआ है जो दिखता है वो रियल थोड़ी होता है, वो वर्चुअल होता है, राइट। वो आपके बाजू थोड़ी खड़ा है, वो मिरर की उस तरफ है, उस तरफ। अगर आप अपना राइट हैंड लिफ्ट करोगे वो अपना लेफ्ट हैंड लिफ्ट करेगा, राइट। वो अपोजिट होता है, ओके। वर्चुअल इमेज इज नथिंग बट इज द कलेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट्स मेड बाय द एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग है। इतना उसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो होगा एक वर्चुअल रे, नथिंग इज बट वो वर्चुअल, हाँ, इट्स अ इमेजिनरी इमेज। इमेजिनरी इमेज कह सकते हो, राइट। उतना ही रियल इमेज जो हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो इमेजिनरी इमेज होती है जो कि उस तरफ होती है, जो इमेजिन करा जाता है, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल इज द मिरर, ओके। नेक्स्ट, तो भाई टाइप्स ऑफ मिरर आते हैं यार। टाइप्स ऑफ मिरर में प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, वी ऑल नो दिस, राइट। तो प्लेन मिरर के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए ना, जैसे कि तुम्हारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लेन मिरर के भी हो गए, राइट। तो व्हाट इज प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट्स गो। हाँ, इमेज विल ऑलवेज बी लेटरली इन्वर्टेड। जैसे कि मॉर्निंग तुम अपने आप को आईने में देखोगे, राइट। आईने में देखोगे, आईने में देखने के बाद अपने आप को उल्टा देखोगे। अपना राइट हैंड उसका लेफ्ट हैंड होगा, तुम्हारा लेफ्ट हैंड उसका राइट हैंड होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों का अलग अलग होगा, वो लेटरली इन्वर्टेड हो गए। दूसरा, साइज ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दस द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब तुम जब अपने आप को आईने में देखोगे तो जो तुम्हारा रिफ्लेक्शन है वो थोड़ी तुम्हारे से 10 फीट और ऊंचा होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। तुम यहाँ ठहरे हो, यहाँ ठहरे हो, और यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन रहा है, वो थोड़ी तुम्हारे से 10 फीट और ऊंचा होगा, वो तुम्हारे हाइट के उतने होगा, राइट। इक्वी डिस्टेंट होगा। अगर तुम मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ठहरे हो या फिर 1 मीटर की दूरी पे ठहरे हो, तो तुम्हारा इमेज 1 किलोमीटर दूर थोड़ी बनेगा, राइट। 1 मीटर दूर ही बनेगा ना, इक्वी डिस्टेंट होगा। ये तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज विल बी ऑलवेज बी वर्चुअल एंड ऑब्जेक्ट विल बी रियल। ऑब्जेक्ट रियल, तुम तो रियल हो ना, तुम तो रियल हो ना, तो तुम्हारा इमेज बन रहा है वो वर्चुअल होगा। क्यों? क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर है। एग्जाम्पल, लुकिंग ग्लासेस, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप तो हमने बनाया था 8th क्लास में, नीचे से देखो ऊपर दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर्स क्या होता है भाई? स्पेरिकल नाम से कुछ आ रहा है आइडिया। स्पेरिकल, स्पेरिकल राउंड, राइट, राउंड। स्पेरिकल मिरर्स होते क्या है? स्पेरिकल मिरर, राउंड मिरर्स, सिंपल। स्पेरिकल मिरर्स आर गिवन स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, अरे रे, देखो, स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। एक राउंड सा सर्कल बना दो भाई, उसके साइड्स क्या हो गए? ट्रायंगल हो गए, कर्व्स हो गए, एजेस हो गए, कर्व्स हो गए, राइट, कर्व्स हो गए। तो उसके स्पेरिकल को, कर्व्स को हम लाइक स्पेरिकल उसके रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हो गए। वो एक पार्ट होगा एक सर्कल का, वो जो होगा मिरर वो एक पार्ट होगा एक सर्कल का, ठीक है। दे आर अ पार्ट ऑफ स्पीयर। देखो कहा था मैंने अभी, दे आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। देखो दोनों हो गए, दो ही मिरर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्पेरिकल मिरर्स में तो आता है पहले 6 मेन पार्ट्स होते हुए, 6 मेन होते, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, चलो। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ठीक है, मान लो कि ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है एक स्पीयर का। तो ये पार्ट भी एक इमेजिनरी पार्ट होगा, राइट। इमेजिनरी पार्ट होगा एक स्पीयर का। तो यहाँ पे इमेजिन करो कि यह एक पूरा स्पीयर है, ये पूरा स्पीयर है। तो ये पूरा स्पीयर का ये एक पार्ट है, अच्छा, ये एक पार्ट है। तो ये पार्ट का भी, एक सर्कल का भी एक सेंटर होगा, सेंटर होगा, राइट, जिससे वो सर इक्वी डिस्टेंट होगा दोनों साइड्स। तो इस पार्ट का भी एक सेंटर है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा, ग्रेट। रेडियस ऑफ कर्वेचर, हर सेंटर का रेडियस होता है, राइट, रेडियस होता है, रेडियस होता है। और जैसे कि डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो वैसे ही इस कर्व का भी एक रेडियस है। नेक्स्ट, पोल। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्पेरिकल मिरर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? जो तुमने ये पार्ट लिया है, जो तुमने पार्ट लिया है एक स्पेरिकल मिरर का, ये मिरर का एक पार्ट ही तो है, हमने पढ़ा था अभी। हाँ ठीक है, स्पेरिकल में एक पार्ट होता है मिरर का, एक पूरे स्पीयर का, इमेजिनरी स्पीयर का। तो तो इसका जो होता है पोल, पोल होता है इस पॉइंट को, यहाँ पे मैंने इसे मेंशन नहीं किया है। तो इस पार्ट को हम पोल कहते हैं, इस पार्ट को, जो कि इसका सेंटर होता है, समझो। इस कर्वेचर का भी एक सेंटर होगा, राइट।
इस कर्वेचर का भी एक सेंटर होगा, इस कर्वेचर को एपेचर कहते हैं, एपेचर का भी एक सेंटर होगा, उसे हम पोल कहते हैं। अच्छा ग्रेट। फोकस 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 फोकस, नाम से कुछ समझ आ रहा है फोकस क्या होता है? फोकस इज नथिंग बट अ पॉइंट जब जहाँ पे सभी लाइट रेस मिलती है, ठीक है, सभी लाइट रेस मिलती है। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल पैरेलल यानी कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, पैरेलल आती है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को बाउंस करके बैक आती है और एक पॉइंट पे मिल रही है, दिख रहा है? सभी जाके एक ही पॉइंट पे मिल रही है, जो पॉइंट पे मिलते हैं उसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। और फोकस जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच होता है, जो कि इक्वी डिस्टेंट है दोनों से, राइट? ओके। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है भाई? प्रिंसिपल एक्सिस, अब इमेजिन कर लो ये पूरा सर्कल है, अगर ये पूरा सर्कल होगा तो तो ये पूरे सर्कल का भी एक पूरा लाइन होगा, राइट? पूरा लाइन होगा, पूरा डायमीटर होगा, वो पूरे डायमीटर को एक इमेजिनरी लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसके ऊपर ऑन विच देर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। ठीक है, आ रही है फील? नेक्स्ट अपैचर। अपैचर मैंने बता दिया था, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम अपैचर कहते हैं। नेक्स्ट और कुछ है? और कुछ है? एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे अच्छा अपैचर तक ही है, okay, छोड़ दो। ठीक है, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अभी जाते हैं आगे। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर टू द पोल, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे ये पॉइंट होता है पोल, पोल हमने कहा था तो सेंटर ऑफ द अपैचर, अपैचर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अच्छा ओके। फोकल लेंथ, अच्छा फोकल लेंथ अच्छा था, ओके। जो यहाँ में हमने यहाँ पे फोकस बना दिया भाई। अरे अब इसके बीच में का भी कुछ डिस्टेंस होगा ना, इस डिस्टेंस को भी कुछ हम कहेंगे, राइट? इस डिस्टेंस को भी हम कुछ कहेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। जैसे कि तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में दिया जाएगा, एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। उसका अर्थ क्या है? मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीचों बीच में 15 सेंटीमीटर के दूरी पर है। ठीक है, हम ये सब टर्म्स याद क्यों कर रहे हैं? याद क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि हमें इन सब का इस्तेमाल रे डायग्राम्स में करना है, न्यूमेरिकल्स में करना है। अच्छा उसके लिए ठीक है। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक हाफ होता है, राइट? पूरे डायमीटर का हाफ होता है। इसका भी हाफ क्या है? फोकस। फोकस तो फोकस क्या होगा? आर इज इक्वल टू 2/f, या फिर आर इज इक्वल टू 2/f, या फिर एफ इज इक्वल टू r/2। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही तो हाफ फोकस है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही तो हाफ फोकस है, राइट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी चीज़ का हाफ होता है, राइट? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? इट्स रेडियस, लाइक इट्स रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो फोकल लेंथ है, वो हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो इसका क्या होगा? आर इज इक्वल टू 2f, मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर दो फोकल लेंथ से, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को हाफ कर दो, दैट्स इट। वो अपना फोकल लेंथ बन जाएगा। नेक्स्ट ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कभी कभी इसमें बहुत बार गलती हो जाती है कि कॉनकेव मिरर कैसे दिखता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे दिखता है। ये देख लो यार, केव जैसा है, केव अंदर, गुफा जैसा है, अंदर जा रहा है इसमें इमेज, अंदर अंदर की तरफ। तो इसका ये एक इमेजिनरी सर्कल, देखो 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 देखो, ये है इसका इमेजिनरी सर्कल। और ये बन गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे पोल नहीं है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। ये है अपने प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इमेजिनरी लाइन है विच पासेस थ्रू स्पेरिकल मिरर। ओके, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के, वो मैं बताऊंगा, देख लो ये कुछ रहेगा। अच्छा ओके। कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होता है, यहाँ पे बताया होगा मैंने। अच्छा नहीं बताया, ठीक है। तो यहाँ पे इसके भी कन्वर्जिंग रेंज होते हैं। जब लाइट रेज आती है ना, लाइट रेज समझो आए 1 2 3 आ रही है, लाइट रेज आके फोकस पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब एक जगह जाके जुड़ जा रही है। ठीक है, ये पूरे जाके किस जगह जुड़ रहे हैं, किस जगह जुड़ रहे हैं? फोकस पे जुड़ रहे हैं, फोकस पे जुड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पे लाइट रेज फोकस से आ रही है, बट क्या हो रही है? ये दूर दूर जा रही है,
क्या दूर जा रही है, तो ये डाइवर्जिंग हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं उसके पोजीशन से, तो ये डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्केव मिरर इज नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। अच्छा ग्रेट। ये क्या है, ये क्या है भैया, ये अमेजिंग। अच्छा बताता हूँ। कभी भी रे डायग्राम बनाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक रे ऑफ लाइट आई 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 फोकस से गई, फोकस से पास होने का वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, राइट, ठीक है। और दूसरे इसमें ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है, इसमें हमें बस इमेजिन करना होता है। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ भी होता नहीं है रियल, वो वर्चुअल होता है, तो बस इसमें भी इमेजिनेशन आता है। हमें बस समझना है कि अगर एक लाइट रे पैरेलल आ रही है, आके फोकस से मतलब फोकस से आके टकरा रही है, मतलब इंटरसेक्ट हो रही है, और यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, ये बन रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमने पढ़ा था। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं। इफ अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू द फोकस इट ट्रेवल्स पैरेलल थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से जाएगी, वो फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी जा सकती है, जो कि इस केस में हमने देख लिया। अच्छा ग्रेट। ये क्या हो रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा एक लाइट रे आई 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 रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करी वापस चले गई। ये क्या हो गया, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कुछ भी हमने डाइवेशन नहीं देखा, लाइट रे किधर भी नहीं चले गई, राइट, एक ही पॉइंट से आई, उसी पॉइंट से वापस चले गई। ये किधर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। ये आए, लाइट रे बाहर से आई और ये आके इमेजिन, हमें बस इमेजिन करना है कि ये लाइट रे अंदर जा रही है मिरर के जाके सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करके वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। दोनों भी केसेस में सेम हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट रे वापस रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अच्छा ग्रेट। ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी आया, एक लाइट रे आई पोल को टच करी वापस चले गई इधर से। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, यहाँ पे भी पोल को टच कर रही है वापस चले जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, जो कि दोनों भी सेम होगा। अच्छा ग्रेट। अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है, केव केव अंदर की तरफ होता है, राइट, अंदर की तरफ होता है कॉन्केव मिरर। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, राइट, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब ये कॉन्केव मिरर क्या होता है यार, चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइट। अच्छा कॉन्केव मिरर तो हमने पढ़ लिया है, तो अब इसकी इमेज फॉर्मेशन। इसका अर्थ है कि अगर अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम इन्फिनिटी पे रखोगे तो उसका इमेज किधर फॉर्म होगा, राइट, इमेज किधर फॉर्म होगा। जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाओगे उसका इमेज भी दूर 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 जाके बिहाइंड द मिरर पहुंच जाएगा, किधर, बिहाइंड द मिरर पहुंच जाएगा। अच्छा समझ गया, ठीक है, ओके। जैसे कि शुरुआत करते हैं इन्फिनिटी से, यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बना रखा है। अगर तुम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी यानी कि कुछ बहुत दूर नहीं, यूनिवर्स में नहीं होता है इन्फिनिटी, यानी कि कुछ दूरी पर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, यानी कि थोड़ा दूर, यहाँ यहाँ समझो, यहाँ। तो उसका उसका जो ये आता है, लाइट रेज आते हैं, वो टच करेंगे, राइट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, वो पैरेलल जाएंगे, पैरेलल आके फोकस से पास हो गए, राइट, तो उसका जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा, फोकस। If a object is placed at infinity, its image will be formed at focus. अच्छा ग्रेट। दूसरी तरफ देखो, अगर ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक और लाते, देखते हैं कहाँ इमेज बनेगा। थोड़ा नज़दीक मैंने ला लिया, मैंने कहा रखा उसे बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने इन्फिनिटी पे नहीं रखा है, मैंने थोड़ा नज़दीक लाया, बिहाइंड द सी रख दिया है मैंने ऑब्जेक्ट को। अब कहाँ फॉर्म हो रही है इमेज, देखो 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 यहाँ, ये क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। अच्छा ग्रेट। अब यहाँ पे देखो मैंने और नज़दीक ला लिया, मैंने क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया इमेज को। ये देखो, अरे ये तो अलग ही हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म हो रही है। और एक चीज़ है, कॉन्केव मिरर में हमेशा जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो रियल होता है, ठीक है, इसे हम आगे देखेंगे। अच्छा जब सी पे ऑब्जेक्ट आया तो उसका जो इमेज होता है वो सेम साइज का होता है, ठीक है। अच्छा ग्रेट। अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को और नज़दीक रख दिया, मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और नज़दीक बिटवीन सी एंड एफ रख दिया। अच्छा देखते हैं अभी क्या हुआ, इमेज पीछे चले गई, इनलार्ज हो गई, लंबी हो गई, ऑब्जेक्ट छोटा हो गया,
ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना ही है, छोटा नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज़ उतना ही है, बस इमेज जो है एनलार्ज हो चुकी है। मैंने कहा कि हम फोकस पे भी रख के देखते हैं यार, फोकस पे भी रख के देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इमेज को फोकस पे रख दी, इमेज ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, इमेज चले गई इन्फिनिटी पर। अच्छा, ये तो रिवर्स हो गया फर्स्ट वाले केस का, राइट, यही होता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस और पोल के बीचों बीच रख दिया। इमेज तो इन्फिनिटी पे चले गई थी, अब किधर जाएगी इमेज, इमेज बिहाइंड द मिरर जाएगी। ये है सिक्स्थ केस, जो कि बहुत ही लाइक रेयर में पूछा जाएगा आपको ड्रॉ करने के लिए रे डायग्राम्स, एक या दो पूछे जा सकते हैं। तो सिक्स्थ केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और पोल के बीचों बीच में होता है, राइट। तो जब ये पोल और फोकस के बीचों बीच में होता है तो जो इमेज होता है वो बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती है। और बिहाइंड द मिरर क्या होता है, हमने पहले देखा था, वो वर्चुअल इमेज होती है, राइट। ये सारे इमेजेस रियल है, रियल है, इन्वर्टेड है, ये तो इन्वर्टेड ही होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे है। ये रियल है, ये इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, बट यहाँ पे वर्चुअल एंड एरेक्ट, एरेक्ट यानी कि स्ट्रेट। ये इन्वर्टेड नहीं है, ये उल्टी इमेज नहीं है, इमेज भी सीधी है जो कि एनलार्ज्ड है। अब देखते हैं कैसा एनलार्ज्ड है, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है, फिर फोकस पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसा, नेचर ऑफ द इमेज वॉज रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड क्या होता है, वेरी स्मॉल, हाईली हाईली पॉइंट साइज्ड होता है। अच्छा, ऐसे टाइप का ऐसे टाइप में अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो किधर किधर यूज़ किया जाएगा, द कलेक्टर ऑफ रेडिएशन इन सोलर हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस जो होती है सोलर से करते हैं, उसमें ये मिरर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, बियॉन्ड द सी, हमने जब इन्फिनिटी से थोड़ा पहले लाया था ऑब्जेक्ट को, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले लाया था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बनी थी बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ कभी जब भी रियल थी, इन्वर्टेड थी, लेकिन अभी हाईली डिमिनिश्ड से सिर्फ डिमिनिश्ड हो गई है। पहले हाईली डिमिनिश्ड थी, पहले पॉइंट साइज थी, अभी बस साइज्ड है, मतलब अभी बस डिमिनिश्ड है, या पहले हाईली डिमिनिश्ड थी फिर डिमिनिश्ड हो गई। अच्छा, फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, ओके। फिर वो ऑब्जेक्ट जो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई, सेम साइज, सेम ऑब्जेक्ट का भी इमेज था सेम, और ऑब्जेक्ट का भी इमेज था सेम, इमेज का भी हाइट था सेम, और ऑब्जेक्ट का भी हाइट था सेम, दोनों का साइज सेम था। अच्छा, वो भी रियल थी, इन्वर्टेड थी, मैग्नीफाइड थी, मैग्नीफाइड यानी कि सेम साइज। अच्छा, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, इमेज कहाँ बनी, इमेज तो बन गई भाई इन्फिनिटी पर, जो कि फर्स्ट केस का उल्टा हुआ, इन्फिनिटी पर भाई, ये तो एनलार्ज इमेज हो गई, एनलार्ज, मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज इमेज हो गई। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज समझो 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज का साइज यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो गया समझो, तो एनलार्ज हो चुकी है। और दूसरे और उसके जो सिक्स्थ और लास्ट केस में, जहाँ की हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीचों बीच रखा था, जब जब इमेज कहाँ चले गई थी, बिहाइंड द मिरर, लाइक बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये क्या हो गया, ये एनलार्ज हो गया, हाईली एनलार्ज हो गया, हाईली एनलार्ज नहीं, ये सिर्फ एनलार्ज हो चुका है, ये वर्चुअल एंड एरेक्ट है, और ये एनलार्ज है बस। ऐसे टाइप में इस तरह का रे डायग्राम ऐसे मिरर को दर्शाता है, जो मिरर शेविंग मिरर या मेकअप मिरर और डेंटिस्ट से उपयोग हुआ जाता है। काफ़ी अच्छी इंग्लिश दी, अच्छा ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है, ये आपको 6 रे डायग्राम्स याद करने होंगे, और इतना ही, और कुछ नहीं। तो कॉन्वेक्स मिरर पे आते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम शुरुआत करेंगे इन्फिनिटी पे, इमेज बनेगी एट फोकस, एट फोकस, अच्छा मतलब बिटवीन फोकस एंड पोल। बट कॉन्वेक्स मिरर में भी जी कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये इस उल्टा है, उल्टा है, ये भी एक पार्ट है स्पेरिकल मिरर का, लेकिन ये उल्टा है कॉनकेव मिरर का। अच्छा, तो हमने इमेज रखी इन्फिनिटी पर, क्या हुआ, एट इन्फिनिटी इमेज बनी, एट एफ फोकस, फोकस पर बनी इमेज। अच्छा ठीक है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक लाया, थोड़ा नज़दीक, बियॉन्ड पी, बियॉन्ड द पोल, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पी एंड एफ। अगर तुम ऑब्जेक्ट को कितना भी नज़दीक लाओ, तुम्हारा इमेज एफ और पी के बीचों बीच ही बनेगा, इसलिए इसके सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है। इसमें भी ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये वर्चुअल एराइट रहेगी, ये हाईली डिमिनिश्ड थी, ये डिमिनिश्ड होगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कॉन्वेक्स मिरर ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, कहाँ यूज़ ही नहीं होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है बट बहुत कम जगहों पर यूज़ होता है, ठीक है। तो दो ही रे डायग्राम से हमारे कॉन्वेक्स मिरर के, आगे बढ़ते हैं।
यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स रेयर व्यू मिरर्स मिरर्स अच्छा मिरर्स जो गाड़ियों के बाजू में लगा होता है, मतलब ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर, ऐसा कुछ लिखा होता है राइट। ऐसा क्यों लिखा होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर दूर भी हो तो वो नज़दीक दिखाया दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी वो वर्चुअल इमेज होती है, मतलब यानी कि उसके एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा पहले वाला पोजीशन बता दिया जाता है ताकि हम देख के सरक सके कि वो व्हीकल को जाने के लिए। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर रेयर व्यू मिरर के लिए यूज़ किए जाते हैं। आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर गिवन एरेक्ट इमेज दो डिमिनिश्ड इमेज, ऑल्सो दे हैव अ वाइडर व्यू, मतलब ज़्यादातर स्पेस कवर करते हैं, ज़्यादातर स्पेस कवर करते हैं। अच्छा ठीक है, अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। अरे साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का क्या यूज़ है भैया? साइन कन्वेंशन का कुछ यूज़ नहीं है, बस एक ही यूज़ है, इसे बस हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में क्यों? ये मैंने पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी से कॉपी किया है, पूरा एनसीईआरटी कॉपीड है, पूरा एनसीईआरटी से कॉपी किया है मैंने भी। अच्छा ठीक है, साइन कन्वेंशन किधर यूज़ होता है? साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होता है। इसका क्या ज़रूरत है भैया? इसका ये ज़रूरत है, अगर तुम तुम्हें उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है? तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसे तुम यू से रिप्रेजेंट करोगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस होता है और फोकल लेंथ होता है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तो फिर इन तीन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए देखो, फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द मिरर फार्मूला। ओके ठीक है, तो फिर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है उसे यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और जो उसे उसे वी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड। वी इज द इमेज, यू इज द ऑब्जेक्ट। अच्छा, एफ क्या होता है भैया? एफ फोकल लेंथ होता है। एफ फोकल लेंथ का हमेशा स्मॉल एफ होता है, हमेशा स्मॉल एफ होता है, कैपिटल एफ नहीं होता है। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हमेशा ही देखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर प्लेस कर दिया जाएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखोगे तो उसको हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। अच्छा ग्रेट, फिर पॉजिटिव क्या होता है भैया? बताता हूँ। ऑल डिस्टेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, दैट इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, all distances measured from the right of the origin x-axis are taken positive, while those who are measured from left of the origin along the x-axis are taken as negative. Okay, distances measured perpendicular to and above the principal axis along y-axis are taken as positive. Okay, distances measured perpendicular and given below the principal axis अच्छा आर टेकन एज नेगेटिव एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस टेकन एज नेगेटिव। इसका क्या अर्थ है भैया? मतलब कि जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जो इमेज की हाइट होती है, इमेज की भी हाइट हम नेगेटिव में लेते हैं, यानी कि वी 1/v प्लस 1/, इसका एक मिरर फार्मूला बनता है, बताता हूँ। अच्छा ठीक है, और क्या है, और क्या हाँ ठीक है, मिरर फार्मूला पे ही जाते हैं डायरेक्ट। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके, ये अपना मिरर फार्मूला बन गया। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा, और फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा। यहाँ पर सब कुछ नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही है कॉन्केव मिरर। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन आता है। मैग्नीफिकेशन क्यों चाहिए भाई? क्योंकि हमें इमेज हाइट भी पता करनी है। हमें ऑब्जेक्ट हाइट दी जाती है लेकिन इमेज हाइट नहीं, तो इमेज हाइट ढूंढने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। अगर तुम्हें h प्राइम बाय h की वैल्यू दी गई हो तो तुम डायरेक्टली इमेज हाइट ढूंढ सकते हो, लेकिन ये नहीं दिया जाता है, तो मैं -v/u से फॉर्मूला ढूंढना पड़ता है। तो h प्राइम बाय h को तुम -v/u से भी लिख सकते हो, तो उसके आगे और m इज इक्वल टू मतलब मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू h प्राइम बाय h, जो कि -v/u है, तो उसी से हम मिरर फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन। अच्छा, हमारा यहाँ पर 50% टॉपिक कवर हो चुका है। ओके ग्रेट, चलो अब रिफ्रैक्शन की बात करें। रिफ्रैक्शन वर्ड से कुछ अलग लग रहा है, रिफ्रैक्शन वर्ड ही अलग वर्ड है, रिफ्रैक्शन ही वर्ड अलग है। अच्छा देखते हैं वो है क्या इस वर्ड में। जब जब कोई लाइट रे ऑब्लिकली यानी कि स्लैंटली आती है किसी सरफेस पर,
और जब वो किसी सरफेस के अंदर जा रही होती, अंदर तो जाती नहीं है वैसे भी, तो वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, हमारा ये मतलब है। जैसे कि अब जब कोई लाइट रे एटमॉस्फेयर से यानी कि स्पेस से अर्थ में आ रही है, एटमॉस्फेयर में आ रही है, तो वो बेंड होकर आती है। जैसे कि सनरेज जो आते हैं वो स्ट्रेट आते हैं, फिर बेंड होके अर्थ में आते हैं, तो क्या वहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट, रिफ्रैक्शन हो रहा है। वैसे ही जो इंसिडेंट रे है जो आ रही है एटमॉस्फेयर से, अच्छा यानी कि स्पेस से आके 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 एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिविएशन है। डिविएशन मतलब कि क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज। अच्छा, डाइवर्ज हो रहा है, तो इसलिए इसको एंगल ऑफ डिविएशन दिया गया है। अच्छा, डिफ्रैक्शन इज द फिनोमेना इन विच अ लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स। अच्छा, इसका अर्थ मैंने बता दिया अभी। द लाइट रे पासेस, अच्छा ये भी बता देता हूँ। जब कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम को जाती है, वो नॉर्मल की तरफ मूव करती है। अभी रेयर और डेंसर मीडियम क्या होगा भैया, रेयर मीडियम यानी कि जो मीडियम जो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा नहीं है, बताता हूँ आगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि किसी किसी मीडियम की रिफ्रैक्शन का रेट, यानी कि उस जो पर्टिकुलर मीडियम है उसमें रिफ्रैक्शन कितना होता है, उसका रेट। अच्छा, तो जो डेंसर मीडियम होता है उसका रेयर मीडियम से ज़्यादा होता है। तो रेयर मीडियम से जब लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल आती है। टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये लो अपना नॉर्मल बन गया, ये टूवर्ड्स द नॉर्मल आ गई। और जब ये डेंसर से रेयर में जाती है यानी कि इस तरफ से नॉर्मल में जाती है, ये देखो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये अपना नॉर्मल, ये तो अवे चले गया नॉर्मल से। तो यानी कि रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर मीडियम में टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब क्या होता है, यानी कि ग्लास का कोई प्लेट। ओके, यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंस। अब एंगल ऑफ एमर्जेंस क्या होता है भैया, अच्छा बताता हूँ। एंगल ऑफ एमर्जेंस कुछ नहीं होता है भाई, जहाँ से लाइट रे निकलती है और जो एंगल बनाती है विद द नॉर्मल, उसे हम एंगल ऑफ एमर्जेंस कहते हैं। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ से लाइट रे आई, और यहाँ ये ग्लास स्लैब में हो रहा है, तो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से लाइट रे आ रही है, आ रही है, आ रही है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एयर है और यहाँ पे ग्लास है, दोनों का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ये अंदर है और यहाँ पे बेंड हो गई, बेंड होने के बाद ये वापस हवा में जा रही है, तो ये पैरेलल हो गई, जो इंसिडेंट रे थी इससे पैरेलल हो गई। जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना वो एंगल ऑफ एमरजेंस के इक्वल हो गया। पहले ही एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस एमरजेंस के भी इक्वल हो गया। क्यों, क्योंकि जब लाइट रे आउटर में रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई, उसने अपना डायरेक्शन बदल लिया, रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल मूव हो गई, लेकिन अब वो डेंसर से रेयर जा रही है तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई। तो जो ये फर्स्ट रे और सेकेंड रे है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, इफ़ द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द ग्लास देन देयर इज नो बेंडिंग। बेंडिंग तो नहीं है, बट वापस वो पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के। बस इतना ही है, एयर ग्लास एयर वापस आ गया एयर में, इतना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के भी लॉस है। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। अच्छा, ये क्या हो गया, ये क्या है बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे, और ये है नॉर्मल। ये भी तीनों एक ही प्लेन से एक ही प्लेन के है, राइट, एक ही प्लेन के, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। अच्छा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन, मतलब यानी कि इन ये तीनों एक ही पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये तो हम सभी बोल देंगे। तो रेशो यहाँ पे बस कुछ नहीं, रिफ्रैक्टेड ले बदल रहा है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में था। इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड ले ऑल लाई ऑन द सेम पे, यहाँ पे बस तुम्हारे को रिफ्रैक्टेड डाल देना। अच्छा, ये आया हमारा नया लो। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉन्स्टेंट फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया, फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया ऑल्सो नोन एज शेल्स लॉ। ये जो लॉ है इसे हम शेल्स लॉ कहते हैं। साइन आई बाय साइन आर। अब ये क्या है भैया, साइन आई, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या देता है, इज इक्वल टू एन। तो एन क्या हो गया भैया, एन इज नथिंग बट कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है यहाँ पर भैया, यहाँ पर कांस्टेंट इज रिफ्रैक्शन। अच्छा, रिफ्रैक्शन,
जब तुम, यहाँ देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एन इज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं बताता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है, यानी कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्शन का रेट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं। या जैसे कि द उसका प्रॉपर डेफिनेशन होगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सम रिलेट्स द रेट ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम, rate of refraction on a medium is known as refractive index। अच्छा, great definition बन गया। The constant value is called refractive index of the second medium with respect to the first medium। okay, एक और बार पढ़ लेते हैं। This constant value is called refractive index of the second medium with respect to the first medium। यानी कि अगर तुम्हारा सेकेंड मीडियम जो है वो ग्लास है और पहला मीडियम जो है एयर है, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, राइट, दोनों का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जब तुम एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ग्लास का जो नंबर 2 है वो तुम्हारा ग्लास है, अच्छा, जो 1 है वो एयर है। जब तुम ग्लास का एयर से कंपेयर करते हो, जब यानी कि तुम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 करते हो, तो तुम यहाँ पर N21 लिखते हो। N21 कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर ये बता रहा है कि N इज इक्वल टू 2:1, 2 इज नथिंग, 1 इज नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाई 1, वही है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, वैसा। और एन क्या हो गया भाई, एन क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय। अब तुम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का ढूंढोगे कैसे, अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में, फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में। जब जब कोई लाइट रे आती है वो सबसे फास्ट जाती है, ना ही वाटर में ना ही एयर में, फास्टेस्ट होती है वैक्यूम में। तो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि एयर यानी कि वैक्यूम, बाय, क्योंकि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे कम होता है, एयर यानी कि वैक्यूम, बाय द लाइट इन द मीडियम। अब मीडियम क्या हो गया भैया, मीडियम यानी कि किसी भी मीडियम ले लो, वाटर या ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वो तुम्हें देगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो कि C/V होगा, अच्छा। और जब तुम कंपेयर करोगे इन दोनों को, तो तुम यहाँ पर N21 लिख दोगे। और कभी कभी N12 भी दिखने को मिलता है। N12 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो बस स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, उसे हम 1:2 कहते हैं, यानी कि N21 कहते हैं, N12 कहते हैं, अच्छा, ग्रेट। और ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेबल है, इसमें हर एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एयर का याद रख लो 1.0003, वाटर का याद रख लो 1.33, केरोसिन 1.44, ये इजी है याद रखना, 1.333, 1.33, 1.44, और टर्पंटाइन का 1.47, यहाँ पर डायमंड का 2.42, ये याद रखना है, ज़्यादातर इसमें से ही आता है, और बाकी सब याद कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। वाटर का भी 1.33, आइस का पूछा नहीं जाएगा ज़्यादा, इतना ही याद रख लो बस, ठीक है, याद कर लेना। अब रिफ्रैक्शन बाय स्पेरिकल लेंसेस, अब लेंसेस में आ गए भैया, लेंसेस तो हम सबको पता है, हम सब रोज़ पहनते हैं, सबको लेंसेस है आज, तो अभी सब फ़ोन देखते रहते हैं तो सबको लेंसेस आ ही गए होंगे, सबको लेंसेस के बारे में अच्छे से पता है, अच्छा देख लेते हैं। अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्पेरिकल फॉर्म अ लेंसेस। अच्छा समझाता हूँ, एक सेकेंड। जब तुम दो सर्कल लोगे, यानी कि ये एक आ गया सर्कल और ये आ गया एक और सर्कल, ये आ गया एक और सर्कल, ये दो सर्कल मिलके यहाँ बीच में एक ऐसा एरिया बनाएंगे, राइट, ये एक एरिया बनाएंगे, वो एरिया को हम लेंस कहते हैं। लेंस इज नथिंग बट अ मीडियम फॉर्म्ड बाय टू स्पेरिकल मिरर्स, टू स्पेरिकल मिरर्स को जब तुम मिलाते हो तो एक लेंस बन जाता है, दैट इज व्हाट इज अ लेंस। अच्छा, अभी लेंसेस में भी दो होते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, बट यहाँ पर उल्टा होता है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होते हैं और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होते हैं। अच्छा, कॉनकेव लेंस कन्वर्जेस द लाइट रे, हेंस कॉनकेव लेंसेस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेस। lenses that diverge light rays, such lenses are called diverging lenses, that is concave lenses। यहाँ पर आपने देख लिया, कॉनकेव लेंसेस का भी सेम केस होता है, वो भी दो स्पेरिकल मिरर्स के से ही बनता है। अच्छा आगे देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, यहाँ पर भी सेम होता है,
ये भी एक मिरर का पार्ट है, ये भी एक मिरर का पार्ट है, यानी कि इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा, इसका भी एक फोकस होगा, इसका भी एक फोकस होगा। बट यहाँ पे हम इसे F1 F2 और 2F1 और 2F2 से बोलते हैं। हम यहाँ पे C1 C2 भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि हमने पढ़ा है यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये एक इमेजिनरी, ये है स्फीयर है, और ये एक और इमेजिनरी स्फीयर है। तो इन दोनों स्फीयर का इनका अपना अपना सेंटर होगा, राइट, इनका रिस्पेक्टिव सर्कल सेंटर होगा। तो उसे हम 2F1 और 2F2 या फिर C1 C2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन, हमें पता है, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल मिरर और द लेंसेज, दैट्स नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ग्रेट। ऑप्टिकल सेंटर वहाँ पर था हमारे लिए पोल मिरर में, बट ये लेंसेस है, तो लेंसेस में आएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंसेस, मायने कि जो सेंटर पॉइंट होता है लेंस का उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अच्छा, ग्रेट। अपर्चर, अपर्चर क्या होता है। अपर्चर इज नथिंग बट इफेक्टिव डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ सर्कुलर लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। इतना बड़ा डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपर्चर कुछ नहीं है, इसमें भी अपर्चर बस इस एरिया को ही कहते हैं, इस एरिया को, इस पूरे एरिया को अपर्चर कहते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस F1 F2 ये दोनों प्रिंसिपल फोकस है। फोकल लेंथ इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर आएगा लेंसेज केस में। मिरर केस में द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड F2 इज नोन एज फोकल लेंथ। अच्छा, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स, अगर इसमें भी सेम केस होता है। अगर कोई लाइट रे आ रही है, ये भी लेंस के एक पैरेलल है, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। अच्छा, तो हमने देखा था अगर इफ अ लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट मीट्स एट द फोकस। अच्छा, ये भी आ रही है, मीट कर रही है फोकस पे। ओके, यहाँ पर भी हमें ये कॉनकेव मिरर, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इसमें भी हमें बस इमेजिन करना होता है कि अगर ये लाइट रे आ रही है, तो हमें यहाँ पे एक्सटेंड करते हैं। जब हम इस लाइट रे को एक्सटेंड करते हैं तो ये भी फोकस से पास हो रही है। अच्छा, ये दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। इसमें भी सेम, अगर लाइट रे फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर भी सेम हो रहा है। यहाँ पर भी अज्यूम कर लेते हैं कि एक लाइट रे आ रही है फोकस से, वो पैरेलल हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, ऐसा कॉनकेव लेंस के। अच्छा, और ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है जो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसेस में, जहाँ पर लाइट ऑफ रे क्या बोल रहा हूँ, लाइट रे होती है ना, वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करती है, मतलब उसी पाथ में स्ट्रेट चली जाती है, डाइवर्ट नहीं होती है, किधर भी इधर उधर नहीं जाती है। जैसे कि एक लाइट रे आई ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट चलेगी, यहाँ पे कोई डाइवर्जन या कुछ नहीं हो। अच्छा, यहाँ पर भी आई स्ट्रेट चलेगी, हो गया। अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट, इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंसेस। यहाँ पर लेंसेस है, लेंसेस में भी सेम केस होता है। इन्फिनिटी पे तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, तुम्हारा जो इमेज होगा वो फोकस पे बनेगा। फिर तुम थोड़ा नज़दीक लाओगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, बट यहाँ पर अलग होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नज़दीक आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज नज़दीक आ रहा था, यहाँ पे इमेज दूर जा रहा है। अच्छा, हमने ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला लिया, बिहाइंड C1 जो कि तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था फर्स्ट वाला स्पेरिकल मिरर का, इमेजिनरी स्पेरिकल मिरर का, या फिर 2F1 के बिहाइंड रख दिया, तो तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो बिहाइंड, यानी कि बिटवीन 2F2 एंड F2 बनेगा। अच्छा, और अगर तुमने इमेज ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख दिया तो तुम्हारा इमेज 2F2 पे बनेगा, जो कि सेम साइज होगा। यहाँ पर डिमिनिश्ड, हाई पे हाईली डिमिनिश्ड। यहाँ पर तुमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन C1 जो कि 2F1 और F1 के बीच में रखा, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा बिहाइंड 2F2 बन गया, जो कि एनलार्ज हो चुका है, एनलार्ज। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को F1 पर रख दिया तो इमेज चले गया इन्फिनिटी पर, और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, तो इमेज चले गया बिहाइंड द लेंस। नहीं, यहाँ पे बिहाइंड द लेंस नहीं होता है, यहाँ पर वर्चुअली होता है। ये इस फर्स्ट वाले मिरर के बिहाइंड आ चुका है।
जो कि बिहाइंड 2f2 है, जो कि एनलार्ज्ड है, वर्चुअल है एंड एरेक्ट है। इसने भी अपने लाइट रेज देखो पैरेलल आ रही आ रही आ रही आ रही, यहाँ पे भी हमने इमेजिन किया कि ये लाइट रेज जाकर इस पॉइंट पर मीट हो रही है। अच्छा ग्रेट, इसके पोजीशन देख लेते हैं। एट इन्फिनिटी, एट 2f, एट f2, एट इन्फिनिटी, एट f2, हाईली डिमिनिश्ड थी, पॉइंट साइज रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड के केसेस होते हैं, बस केस 6 में ही ऑब्जेक्ट वर्चुअल एंड एरेक्ट होता है। अच्छा ग्रेट, बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 ऑब्जेक्ट का बना बिटवीन 2f2 एंड f2, बिटवीन 2f2 एंड f2। अच्छा ग्रेट, हमने फिर 2f1 पर रखा, ऑब्जेक्ट भी 2f2 पे बना, डिमिनिश्ड, सेम साइज। अच्छा 2f2, हाँ सेम साइज रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज बन गया यहाँ दोनों पे। फिर हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड 2f1 पर रखा, तो इमेज तुम्हारा बिहाइंड 2f2 बन गया, जो कि एनलार्ज था, इन्फिनिटली एनलार्ज, जो कि एनलार्ज हाईली एनलार्ज है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को और नज़दीक f1 पर रख दिया, तो इमेज चले गया इन्फिनिटी पर, जहाँ पर वो हाईली एनलार्ज तो नहीं हुआ, एनलार्ज था। और लास्ट केस में जब हमने ऑब्जेक्ट को बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा, तो वो बिहाइंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बन गया, ऑन द सेम साइड, एक्चुअली बिहाइंड नहीं, सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड ऑफ द लेंस बन गया और वो एनलार्ज हो चुका था। अच्छा हो गया, 6 रे डायग्राम्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस खत्म। 75% चैप्टर खत्म हो चुका है, 80%, हाँ 80%। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशंस हमने देख ली, अब कॉन्केव लेंस पे आते हैं। हमने शुरुआत करनी है, हमेशा ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट में ही रखेंगे, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है लेफ्ट पे एट f1 फोकस, हाँ एट फोकस नहीं, ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट है हमारा इन्फिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इन्फिनिटी पर होगा, तो हमें पता है कि इमेज फोकस पे ही बनेगा। और जो कॉन्केव मिरर होता है उसे उसके दो, उसके इस साइड भी होता है, पर एक साइड काफ़ी है ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इमेज इधर ही बनता है। तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा इमेज, जो कि हाईली डिमिनिश्ड है, फोकस पर है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है और ये मिरर के इस तरफ है। ऑब्जेक्ट जो है इमेज हमने इन्फिनिटी पर रखा, इमेज भी बन रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि ये वर्चुअल और एरेक्ट बन रहा है। वर्चुअल एरेक्ट का मतलब क्या है? ये वर्चुअल इमेज है, उतना ही, और कुछ मतलब नहीं है। और हमने फिर ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि बिटवीन 2f2 एंड f2 f 2f1 एंड f1 के बीचों बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। हमारे इमेज का बना बिटवीन f1 एंड क्या बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर अपना इमेज बना। अच्छा ये भी क्या है, ये डिमिनिश्ड है, ये वर्चुअल है, एरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस बना है। अच्छा ग्रेट, वेरी गुड टू गो। नेक्स्ट मिरर फार्मूला, लेंसेज फार्मूला। लेंस फार्मूला भी सेम होता है मिरर फार्मूला के, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये मिरर का फार्मूला है। यहाँ पर पास तुम्हें साइन चेंज करके सब्ट्रैक्शन का डाल देना, जो कि माइनस है। यहाँ पर तुम्हारे को मिरर में था -v/u, यहाँ पर है +v/u। यहाँ पे u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v इमेज डिस्टेंस है। अच्छा ग्रेट। तो पावर ऑफ लेंसेज क्या है भाई? SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। पावर ऑफ लेंसेज कहाँ यूज़ होता है? देखो अगर अगर तुम्हें आई साइट होती है तो तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। जैसे कि अगर तुम अपने आई डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो तुम्हें कुछ पावर बताएगा, 0.5, 1 डायोप्टर है तुम्हारा, 5 डायोप्टर्स है, वो तो बहुत हाई है 5 डायोप्टर्स। और माइनस में भी जाता है, -1 डायोप्टर, -7 डायोप्टर, वो कि तुम्हारा आई साइट बहुत लो है, तो ऐसा वो आता है। तो लेंसेज के भी पावर होते हैं, पावर, तो उससे हम डी से डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है डायोप्टर। अच्छा, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एज द कॉन्वेक्स लेंस हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जो होती है, हमें साइन कन्वेंशन हमने इसमें देखा नहीं, इसमें हम फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं और इसे एक को ही पॉजिटिव लेते हैं, बाकी सबको नेगेटिव लेते हैं। एंड इन द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस में नेगेटिव होता है, और बस सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस में ही पॉजिटिव होता है, एज कॉन्केव लेंस हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ। जो यहाँ पे अपना फॉर्मूला आ गया पावर ऑफ लेंस के लिए, P इज इक्वल टू 1/f। अगर तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ दिया गया हो, फोकल लेंथ जैसे कि वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका पावर बताओ, 1/f, दैट इज 1/10, 1/10 इज 0.5।
तो P इज इक्वल टू 0.5 डायोप्टर्स। तो इसी के साथ पावर ऑफ लेंस ख़त्म हो जाता है और चैप्टर ख़त्म हो जाता है गाइस। इसके आगे हमने कुछ नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि हम न्यूमेरिकल्स लाए, और मैं खुद सॉल्व करूँगा उसे, लाइव तो नहीं कर सकता, प्रीमियर करूँगा वीडियो को, उसमें मैं खुद सॉल्व करूँगा। और तब तक के लिए मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। फर्स्ट वीडियो है, मिस्टेक होती है, क्योंकि मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।